हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं बढ़िया चल रही होगी। साथ साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे आप लोग और साथ ही साथ आपको मदद भी मिल रही होगी विद्या प्रकाशन द्वारा निर्मित इन कक्षाओं के द्वारा। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं बच्चों, ये वीडियो क्लासेस जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं और अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग विशेषज्ञ इन कक्षाओं को ले रहे हैं। बहुत शोध किया गया है, बहुत रिसर्च की गई है इन कक्षाओं के लिए और रिसर्च के पीछे का उद्देश्य बहुत ही पवित्र है। क्या उद्देश्य है इन कक्षाओं के पीछे रिसर्च करने का? बच्चों, इनके पीछे एक उद्देश्य यह है कि जो कक्षाएं भी हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें वो एकदम से आपके मस्तिष्क में जाकर के सेट हो जाए। टॉपिक आप एक बार इस वीडियो क्लास को ध्यान से देखें और आपके दिमाग में वो टॉपिक सेट हो जाए। बच्चों, एक बार अगर कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर आगे तक कोई दिक्कत नहीं आती। किसी भी लेवल तक की आप पढ़ाई करें, आप लोग यूजी की पढ़ाई करें, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई करें या पीएचडी की पढ़ाई करें, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जाएं, चाहे बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हो, आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में जरा सी भी मुश्किल आने वाली नहीं है। तो यही है उद्देश्य विद्या प्रकाशन द्वारा निर्मित इन कक्षाओं का। बच्चों, मैं आप लोगों को जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं और इससे पहले मैं आप लोगों को जो पहली यूनिट थी वो कंप्लीट कर चुका हूं और दूसरी यूनिट में मैं आनुवंशिकी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाना शुरू कर चुका हूं। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आनुवंशिकी नाम की इस शाखा का निर्माण हुआ, क्यों जरूरत पड़ी विलियम बेटसन को एक नई शाखा इंट्रोड्यूस करने की, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण शोध है, इतने महत्वपूर्ण रिसर्चेज है आनुवंशिकी की कि शायद इसके बिना एक पल, एक पग आगे बढ़ पाना संभव नहीं है जीव विज्ञान के लिए। आज जितनी भी नई नई किस्में आपको पौधों की, आज फलों की, सब्जियों की जितनी नई नई पैदावार आपको दिखाई देती है, ये सब परिणाम है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स नाम की इस ब्रांच का। इसी तरीके से जंतुओं में आज जो नई नई नस्लों का निर्माण हो रहा है, नई नई ब्रीड्स बन रही हैं, ये सब परिणाम है एक आनुवंशिकी नाम की शाखा का कि जो आज इतना विशाल रूप ले चुकी है। आनुवंशिकी नाम की यह शाखा इतना विशाल रूप ले चुकी है कि शायद इसके बिना एक कदम भी आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा। बच्चों, अपने पिछले लेक्चर में मैंने यही सब बातें आपको बताई। मैंने बताया कि किस तरीके से ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के व्यक्ति, जो कि एक चर्च के पुजारी थे, प्रीस्ट थे एक चर्च में, कैसे वो एक इस महत्वपूर्ण शाखा के पितामह कहलाए। आज ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। कैसे बने फादर ऑफ जेनेटिक्स, कैसे उन्होंने रिसर्चेस की, किन किन घटनाओं ने उन्हें प्रेरित किया ये सब करने के लिए, तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। और बच्चों, आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं मेंडल के दिए हुए वो 3 महत्वपूर्ण नियम जिससे शुरुआत होती है जेनेटिक्स। बिना इन नियमों को पढ़े हुए जेनेटिक्स संभव नहीं है। जेनेटिक्स की स्टडी आगे समझ पाना भी संभव नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा अपने प्यारे प्यारे बच्चों से कि ध्यान दें इन तीनों नियमों की तरफ और इस तरीके से मैं आप लोगों को इन तीनों नियमों को समझाना चाहूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों, पहला नियम, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछली कक्षा में, कि पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम। और सबसे पहले हम बात करेंगे
प्रभाविता क्या होती है और अप्रभाविता क्या होती है। बच्चों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना। मटर के पौधों को चुनने के पीछे के जो भी कारण थे वो मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आज मैं मेंडल के उस एक्सपेरिमेंट का जिक्र करूंगा कि मेंडल ने किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल ने सबसे पहले एक मटर का पौधा लिया जो कि थोड़ा लंबा पौधा था, टॉल प्लांट था। देखिए, मटर में दो तरह के पौधे पाए जाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मटर के अंदर एक लक्षण है। वैसे तो मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षण अपने प्रयोगों के लिए चुने थे, लेकिन जो सबसे पहले प्रयोग में जो लक्षण चुना था वो था पौधे की हाइट यानी कि लंबाई। मटर के पौधे के अंदर 2 प्रकार की अलग अलग वैरायटीज पाई जाती हैं। टॉल वैरायटी अलग होती है एंड ड्वार्फ वैरायटी अलग होती है। 2 अलग अलग किस्म होती हैं और मेंडल ने एक पौधा लिया टॉल और दूसरा पौधा लिया ड्वार्फ यानी कि बोना पौधा, और इन दोनों के बीच में कराया क्रॉस। बच्चों, मैं आप यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर हम एक सामान्य व्यक्ति से एक सवाल करते हैं कि भाई ये बताइए कि अगर टॉल पौधा बौने पौधे के साथ यानी कि ड्वार्फ पौधे के साथ क्रॉस कराया जाए तो किस प्रकार का पौधा पैदा होना चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति यही जवाब देगा कि जो नया पौधा बनेगा वो एक मध्यम ऊंचाई का, एक मीडियम हाइट का पौधा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों, यहां पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस बात की ओर, क्योंकि जब मेंडल ने भी यही शायद सोचा होगा कि भाई पौधा या तो लंबा होगा या मेंडल ने भी यही सोचा होगा कि जब लंबे और छोटे पौधे के बीच में क्रॉस कराएंगे तो कहीं मीडियम हाइट का पौधा पैदा होना चाहिए। लेकिन जब मेंडल ने इस प्रयोग को किया तो सारे ही पौधे लंबे पैदा हुए। मेंडल अचरज में आ गए कि ऐसा कैसे हो गया। सारे पौधे अगर लंबे पैदा हो गए तो वो छोटे वाले बौने पौधे कहां गए, वो कैरेक्टर कहां गया, वो फैक्टर कहां गया, कहां गायब हो गया। मेंडल को बड़ा अचरज हुआ, लेकिन इसी अचरज के साथ साथ मेंडल का पहला नियम बन करके आया, निकल करके आया, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर कि लंबे पौधे जिनको उन्होंने प्रदर्शित किया कैपिटल टी से, और क्रॉस कराया उन्होंने बौने पौधों से जिसको कहा गया स्मॉल टी। 2 बार लिखने का उद्देश्य केवल यही होता है कि एक सेल डिप्लॉयड होती है, तो जब ये क्रॉस कराए गए तो दोनों ओर का एक एक टी अगली जनरेशन में आ गया। ये जनरेशन, ये पीढ़ी कहलाती है F1 यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन। जो सबसे पहले पीढ़ी होती है इसको P यानी कि पेरेंटल जनरेशन कहा जाता है। तो पेरेंटल जनरेशन के क्रॉस से हमें जो पीढ़ी मिली जिसको हमने F1 या फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा, उसमें कैपिटल टी भी था और स्मॉल टी भी था, यानी कि टॉल भी था प्यारे बच्चों और ड्वार्फ भी था। टॉल एंड ड्वार्फ। लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि सभी पौधे टॉल पैदा हुए,
बच्चों टॉल पैदा हुए सभी पौधे, यहीं पर मेंडल ने अपना नियम दिया। मेंडल ने कहा कि लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक प्रभावी यानी कि डोमिनेंट और दूसरा अप्रभावी यानी कि रेसेसिव। जब भी डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा और अप्रभावी लक्षण छुप जाएगा। तो यहीं पर बनता है मेंडल का पहला नियम, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में कहा गया कि जब एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों को धारण करने वाले यानी कि कंट्रास्ट कैरेक्टर्स, टॉल एंड ड्वार्फ हमेशा ही कंट्रास्ट कैरेक्टर्स कहलाएंगे, कंट्रास्ट फॉर्म्स कहलाएंगी। कैरेक्टर भी नहीं शब्द यूज करना चाहिए, हमें कहना चाहिए फॉर्म, क्योंकि कैरेक्टर तो ट्रेट तो हाइट है। हाइट में दो अलग अलग फॉर्म्स ली गई हैं जिनको टॉल एंड ड्वार्फ, और दोनों ही कंट्रास्टिंग यानी कि विपर्यासी लक्षण हैं। इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो उनकी संतानों में से केवल एक ही लक्षण परिलक्षित होता है, प्रभावी लक्षण परिलक्षित होगा, और दूसरा अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं हो पाता यानी कि छुप जाता है। बच्चों यहां पर मैं केवल एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा कि व्यक्त नहीं हो पाता, छुप जाता है, कहीं नष्ट नहीं हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है वो अभी तक। इस बात का आप लोगों को खास करके ध्यान देना है। आगे लिखते हैं, आप पीछे मेरे लगी हुई स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उदाहरण में मटर के पौधे में ऊंचाई के गुण के दो विपर्यासी लक्षण, जैसे कि लंबापन यानी कि टॉलनेस और बोनापन यानी कि ड्वार्फनेस पर विचार किया जाए। शुद्ध लंबे पौधों में लंबाई के होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजी कारकों फैक्टर्स का जोड़ा होगा, जबकि और इन पौधों का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी जैसा मैंने कि अभी आपको बताया, और इसी प्रकार बौने पौधों का जीनोटाइप स्मॉल टी रहा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी पौधों के बीच में जब संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी के सभी पौधों का जो जीनोटाइप आया, जो जीन्स आए वो थे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि एक तरफ से कैपिटल टी गया और दूसरी तरफ से स्मॉल टी गया और मिलकर के हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन इनमें प्रभावी कौन सा था आप भी जानते हैं, लंबापन यानी कि टॉलनेस यानी कि कैपिटल टी। इसलिए F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे आए। बौना पौधा यानी कि अप्रभावी लक्षण यहां पर व्यक्त नहीं हो पाया। बच्चों बात करेंगे अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, यानी पृथक्करण का नियम। अभी मैं F1 तक हम बात कर पाए थे, मेंडल ने नहीं माने। मेंडल ने अभी इस दूसरी पीढ़ी को भी देखना चाहा। अरे ये F1 में उन्होंने क्रॉस कराने की कोशिश की, और F1 में जब उन्होंने क्रॉस कराने की कोशिश की तो उन्होंने आपस में F1 के सभी पौधों में क्रॉस कराया। तब क्या हुआ, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने क्रॉस कराया और F2 जेनरेशन प्राप्त की। देखिएगा, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल पौधे लिए गए, और ये एक छोटा सा चेकर बोर्ड जिसे पनेट स्क्वायर कहा जाता है, ये हम लोग बनाते हैं। देखिएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी मिलकर के कैपिटल टी शो करते हैं, यानी कि ये पौधा यहां पर लंबा होगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर के भी ये लंबा पौधा ही होगा, क्योंकि यहां पर अप्रभावी लक्षण छुप जाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, यहां पर भी छुप जाता है अप्रभावी लक्षण, पौधे लंबे ही होंगे। और आता है स्मॉल टी, चूंकि यहां पर कोई भी कैपिटल टी नहीं है इसलिए ये सभी पौधे ड्वार्फ होंगे। तो लंबा पौधा
ये लंबा पौधा ल से लिखता हूं मैं, ल लंबाई में लंबा, और बोने के लिए मैं प्रयोग करूंगा बै, बोना बै। तो 3 और 1 के अनुपात में, यानी कि अगर टोटल पौधे 4 थे तो उनमें से 3 पौधे लंबे और एक पौधा बोना था। बच्चों, एक बात यहां पर स्पष्ट हो जाती है जो कि मेंडल को भी आश्चर्य में डाल गई, कि अगर सारे ही पौधे लंबे थे जिनमें क्रॉस कराया गया, तो ये बौना पौधा कहां से आ गया? इसका मतलब यह हुआ कि पेरेंटल जनरेशन का जो जीन था, जो फैक्टर था बौनेपन का, वो F1 पीढ़ी में अपीयर नहीं हुआ, परंतु F2 पीढ़ी में अवश्य अपीयर हुआ। यहां पर 3 और 1 का अनुपात रहा फिनोटाइप का। इसका फिनोटाइप यानी कि कैसे दिखाई देते हैं पौधे, इसको बोलते हैं फिनोटिपिक अपीयरेंस रेशियो। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं जीनोटाइप की, यानी कि फैक्टर्स की, तो यहां पर अनुपात दिखाई देगा 1:2:1, राइट। कैपिटल टी का 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 है, और कैपिटल टी स्मॉल टी का 1 है। तो इस तरीके से 1:2:1 का रेशियो आता है, जिसको कहते हैं जीनोटाइप। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो भले ही अलग हो, लेकिन लक्षण बार बार निकल के यही आया बच्चों कि जो लक्षण F1 में छुप गया था, वो लक्षण F2 में अपीयर हो गया, पृथक हो गया। और इसीलिए इस नियम को कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। यहां साफ तौर पर लिखा गया है, आप मेरे पीछे लगी हुई इस स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोशिश भी कीजिए। मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को बड़ा करना चाहूंगा, आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट तौर पर कि जब मटर के एक पौधे का जिसमें लाल पुष्प होते हैं, सफेद पुष्प से संकरण कराया जाता है। यहां पर मेंडल ने एक दूसरी फॉर्म यूज की, जिस प्रकार से टॉल और ड्वार्फ को यूज किया जा सकता है, उसी तरह से लाल और सफेद पौधों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लाल पौधे और सफेद पौधों में क्रॉस कराया गया। F1 में केवल लाल पुष्प वाले पौधे ही उत्पन्न हुए, क्योंकि लाल जो कलर था फूलों का, वो प्रभावी यानी कि डोमिनेंट कलर था, और व्हाइट यानी कि सफेद रेसेसिव कलर था। तो यदि F1 पीढ़ी के पौधों में आपस में सेल्फ क्रॉस या सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, और इससे उत्पन्न होने वाले बीजों को बोया जाता है, यानी कि आप समझ सकते हैं F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए सेल्फ क्रॉस कराने पर F1 के पौधों में, तो जो वहां पर हमें लाल और सफेद दोनों ही प्रकार के पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए, और उनका अनुपात था 3:1। कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता के नियम के अंतर्गत लक्षण कारकों के प्रत्येक सजातीय जोड़े का दोनों कारक युग्मक बनाते समय पृथक हो जाते हैं, और इनमें से केवल एक सदस्य ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। और जब इनमें संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी यानी कि F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। परंतु यहां से बात आज शुरू होती है हमारे सेकंड लॉ की, कि परंतु दूसरी पीढ़ी की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं। वो अनुपात है 3:1।
इसीलिए इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रथम पीढ़ी के साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होते, गुण आपस में मिक्स नहीं होते, बल्कि युग्मकों के गैमीट्स के निर्माण के समय ये गुण, ये ट्रेट्स, ये फॉर्म्स सेपरेट हो जाती हैं और इससे गैमीट्स की शुद्धता यानी कि प्योरिटी बनी रहती है। और इसीलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहा जा सकता है। बच्चों, आप दोनों ही प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं। लंबे और बौने पौधे वाली फॉर्म्स को भी प्रयोग में लाया जा सकता है और सफेद और लाल पुष्प के क्रॉस के प्रयोग को भी हम अपने इस उदाहरण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी उत्तर गलत नहीं माना जाएगा और इस तरीके से समाप्त हो जाता है हमारा ये वाला भी नया नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। बच्चों, इसके बाद आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैं आप लोगों के सामने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाने के लिए पहले बताना चाहूंगा कि ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के लिए दो लक्षण प्रयोग किए। एक, मटर के बीज की आकृति, शेप ऑफ सीड, और दूसरा यूज किया कलर ऑफ सीड। यानी कि मेंडल ने इस बार दो लक्षणों को एक साथ लिया। राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। राउंड येलो जो सीड है वो गोल है और पीले रंग के हैं और दोनों ही लक्षण डोमिनेटिंग लक्षण है यानी कि प्रभावी लक्षण है। रिंकल्ड के लिए हम स्मॉल आर, क्योंकि अप्रभावी है तो यहां पर जो कैपिटल लेटर यूज किया जाता है अप्रभावी के लिए उसी का स्मॉल कर दिया जाता है। रिंकल्ड के लिए डब्ल्यू का प्रयोग आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे ही ग्रीन के लिए जी नहीं यूज करेंगे बल्कि स्मॉल वाई यूज करेंगे। इनके बीच में क्रॉस कराया गया। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि कैपिटल आर डोमिनेटिंग साइड से और स्मॉल आर रेसेसिव साइड से आया। इसी तरीके से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आए। चूंकि F1 जनरेशन थी तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सभी डोमिनेटिंग कैरेक्टर ही प्रदर्शित होंगे पौधे में। तो सारे ही पौधे ऐसे हुए जिनके अंदर राउंड एंड येलो सीड्स थे। बच्चों, F2 जनरेशन में इनके बीच में क्रॉस कराया गया। युग्मक किस तरीके से बनाए जाते हैं, यहां पर 16 खाने वाला आप लोग चेकर बोर्ड बनाएंगे क्योंकि यहां पर दो कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर नहीं है। मैं आप लोगों को खुद अपने हाथों से ये चेकर बोर्ड ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। बच्चों, दिक्कत आती है जब छपा छपाया चेकर बोर्ड में आप लोगों के सामने रख देता और आपसे कहता समझो, समझ में नहीं आया। लेकिन मैं खुद बना रहा हूं, खुद ड्रॉ कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं चाहता हूं ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लें आप लोग। यहां पर मेल और फीमेल के लिए गैमीट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करना चाहूंगा। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को अलग अलग लिख लीजिएगा और कैपिटल आर, कैपिटल वाई को आप आपस में
जोड़िएगा, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई को आप आपस में जोड़ेंगे, इसी तरह स्मॉल आर कैपिटल वाई को आपस में जोड़ेंगे और कैपिटल आर स्मॉल वाई को, यानी कि 4 तरह के गैमेट बनेंगे। देखिए कैसे, ये है आर वाई, दूसरा आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 प्रकार के गैमीट्स मैं आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहा हूं, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला गैमीट, कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा गैमीट, स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा गैमीट, स्मॉल आर स्मॉल वाई चौथा गैमेट। सेम, क्योंकि सेल्फ क्रॉस होगा तो यही गैमेट यहां भी रहेंगे, यानी कि फीमेल में कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये इस प्रकार से हमारे ये 4 तरह के गैमीट है। अब इनका कॉम्बिनेशन मैं आप लोगों के सामने बना करके प्रदर्शित करूंगा। कैपिटल आर यहां जुड़ गया, कैपिटल वाई यहां आ गया, इसी तरह से इसके नीचे आएगा कैपिटल आर वाई और स्मॉल वाई। पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस लिखे जाएंगे। मैं फटाफट लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ साथ भी इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप लोग और फिर बना करके देख सकते हैं। बाद में इसको आप चेक करेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। करना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा गलती मुझसे भी हो सकती है कभी कभी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई नीचे आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बच्चों, ये इस तरीके से ये हमारी सारी प्रोबेबिलिटीज तैयार हो चुकी है F2 जनरेशन में। बच्चों, दिस इज F2 जनरेशन। यहां पर मैं ये थोड़ा सा साफ कर लूं ताकि थोड़ी सी जगह क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग समझदार हैं। यहां पर अगर इस चेकर बोर्ड को हम लोग देखते हैं कि कौन सा पौधा राउंड येलो है और कौन सा रिंकल्ड ग्रीन है, तो कैसे देखेंगे? देखिए, पहला जो कॉम्बिनेशन है उसमें कैपिटल आर है, यानी कि गोल होगा और पीला होगा, यानी कि मैं गोल के लिए गे वर्ड यूज कर रहा हूं और पीले के लिए पैग। ठीक। दूसरे वाले में देखेंगे तो ये भी गोल होगा और पीला होगा, क्योंकि कैपिटल वाई भी है और स्मॉल वाई भी है, तो कैपिटल वाई की वजह से डोमिनेटिंग कैरेक्टर ही यहां पर दिखाई देगा। इसी तरह से ये भी गोल और पीला होगा और ये भी गोल और पीला होगा। आगे आ जाइए, ये भी गोल होगा, पीला होगा, ये भी गोल होगा, लेकिन ये पीला नहीं होगा क्योंकि स्मॉल वाई है। यहां पर किसी भी प्रकार से डोमिनेटिंग कैरेक्टर मौजूद नहीं है, इसलिए ये हरा होगा, है वर्ड यूज किया जा सकता है इसके लिए। फिर गोल पीला और फिर ये गोल हरा, गोल पीला गोल पीला,
डबल आर यहां पर ये गोल नहीं होगा बल्कि झुर्रीदार होगा। झ मैं ये झ लिख रहा हूं यहां पर, थोड़ा सा आप लोग मेरा साथ दें। और ये पीला, झुर्रीदार पीला, ये झुर्रीदार पीला, ये गोल पीला आ गया फिर, और ये गोल और हरा आ गया, ये झुर्रीदार और पीला आ गया, और ये झुर्रीदार और हरा आ गया। तो इस तरीके से हमारे जो कॉम्बिनेशंस आए हैं इनको आप काउंट करें तो गोल पीले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो गोल पीला, गोल और पीले 9 है। गोल और हरे अगर गिनेंगे तो ये 3 मिलेंगे। झुर्रीदार और पीले अगर गिनेंगे तो ये भी 3 मिलेंगे, और झुर्रीदार और हरा देखेंगे तो लास्ट में केवल एक ही ये रहा कॉम्बिनेशन मौजूद है। तो यहां पर जो फिनोटिपिक रेशियो हमें प्राप्त हुई 9:3:3:1, 9:3:3:1 की फिनोटिपिक अनुपात हमें यहां पर दिखाई दिया। बच्चों, मेंडल ने अपने इस नियम से कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो किया? बच्चों, मेंडल ने 2 कॉम्बिनेशन यूज किए और 4 कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए। 2 कॉम्बिनेशन से 4 कॉम्बिनेशंस को प्राप्त करना ही स्वतंत्र अपव्यूहन कहलाया, क्योंकि उन्होंने कहा फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए नहीं है। राउंड येलो से आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, रिंकल्ड ग्रीन से जुड़ा हुआ नहीं है। राउंड जुड़ सकता है ग्रीन के साथ और येलो जुड़ सकता है रिंकल्ड के साथ भी। और इस तरीके से 2 की जगह 4 नए कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए, और यही कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बच्चों, तो इस तरीके से यहां पर अगर हम पढ़ते हैं तो अपने कुछ प्रयोगों में मेंडल ने 2 विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस पॉलिनेशन कराया, जिससे द्विगुणित या डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। जब भी 2 लक्षणों का क्रॉस होता है वो डाई हाइब्रिड कहलाता है। पहले 2 नियमों में एक ही लक्षण यूज किया गया, इसलिए उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा गया। और इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच में ये संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकती। मेंडल ने मटर के 2 विपर्यासी लक्षण बीजों के आकार और इनके रंगों के आधार पर चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों में गोल और पीले बीज वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया, तो रिंकल्ड यानी झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधों के इस क्रॉस के साथ में F1 पीढ़ी में तो डोमिनेटिंग ही पैदा हुआ, लेकिन F2 में 4 प्रकार के जो संयोजन हमें प्राप्त हुए वो केवल और केवल यही स्पष्ट करते हैं कि बच्चों, जीन्स अपना व्यवहार स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं, और यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे आगे की क्लासों में नई नई बातें लेकर के। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको लगातार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, वीडियो को बार बार देखोगे और इस चेकर बोर्ड को बार बार बनाने की कोशिश भी करोगे। एक बार दोबारा धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं जल्द।